दोस्तों, क्या आप अमीर बनना चाहते हैं? जाहिर सी बात है, हर कोई हाँ कहेगा। लेकिन अगर हम कहें कि आप रातों रात अमीर बनना चाहते हो, तो भी जवाब हाँ ही होगा, क्योंकि लोग सोचते हैं कि रातों रात अमीर बनना आसान है। लेकिन हम आपको बता दें कि मिलियन डॉलर कमाने का कोई शॉर्टकट नहीं है। हाँ, एक सिंपल तरीका जरूर है जो आपको गारंटी से अमीर बना सकता है, और वो तरीका है इन्वेस्टमेंट। इस समरी को पढ़कर आपको स्टॉक मार्केट की बेसिक नॉलेज मिलेगी, लेकिन आपको ये जानकर खुशी होगी कि स्टॉक मार्केट पर बाकी किताबों की तरह ये किताब आपको जरा भी बोरिंग या डरावनी नहीं लगेगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विंसेंट बुक और आप सुन रहे हैं VFM। दोस्तों, आज की ऑडियो बुक समरी का नाम है द सिंपल पाथ टू वेल्थ बाय JL कॉलिन। JL कॉलिन ने अपने करियर में कई अलग अलग जॉब किए हैं। वो एक सीनियर एग्जीक्यूटिव बिजनेस मैनेजर और पब्लिशर रह चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने और भी कई तरह की जॉब की है। कॉलिन्स एक ऑथर तो है ही, साथ ही एक स्पीकर भी है जो फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में सिखाते हैं। प्रोफेशनल सेल्स और फाइनेंशियल नॉलेज पर उनकी कई किताबें पब्लिश हो चुकी हैं। इसके साथ ही वो योर सेल्स गुरु नाम से एक वीकली रेडियो शो भी करते हैं। इस बुक के ऑथर बचपन से ही अपनी बेटी को पैसों के बारे में नॉलेज देना चाहते थे ताकि वो हमेशा फाइनेंशियली स्टेबल रहे। 2011 में जब कॉलिन्स की बेटी कॉलेज से घर लौटी तो उन्होंने उससे कहा, तुम्हें पता है कि तुम्हें अपने पैसे कैसे मैनेज करने हैं, क्योंकि जिंदगी में पैसा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस पर उनकी बेटी ने जवाब दिया, हाँ डैड, मुझे पता है कि लाइफ में पैसा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन मेरी लाइफ में और भी बहुत सारी चीजें हैं जो करनी है। अब मैं सिर्फ पैसों के बारे में ही थोड़ी सोचती रहूंगी। ये बात सुनकर ऑथर को एहसास हुआ कि अपनी बेटी के लिए उन्हें ये सारी फाइनेंशियल नॉलेज लिखनी होगी। दोस्तों, गड़बड़ होगी, यहां पर लिखना था फाइनेंशियल नॉलेज। अरे बाप रे, फ्लो में निकल गया। ये बात सुनकर ऑथर को एहसास हुआ कि अपनी बेटी के लिए उन्हें ये सारी फाइनेंशियल नॉलेज लिखनी होगी, ताकि कल जब वो इस दुनिया में नहीं रहेंगे तो भी उनकी बेटी इस प्रोसेस को फॉलो करके फाइनेंशियल तौर पर इंडिपेंडेंट रह सके। उसके बाद उन्हें फाइनेंस से जुड़ी हर नॉलेज एक बुक के फॉर्म में लिख दी और उसे नाम दिया द सिंपल पाथ टू वेल्थ। क्या आप जानते हैं कि ये बुक कितनी मशहूर हुई? आज इस समरी में हम इसी बुक की बात करने वाले हैं। ये ऑथर के मुताबिक हम कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। ऑथर के हिसाब से फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के 2 फेज हैं। वेल्थ एक्यूमुलेशन, यानी पहले इतने पैसे इकट्ठे कर लो कि आपको कभी इसकी चिंता न करनी पड़े कि आपको रोटी कपड़ा मकान कहाँ से मिलेगा। जब इतने पैसे जमा हो जाएं तो आपको बाद में आता है वेल्थ प्रिजर्वेशन, यानी उतने ही पैसे हर साल विड्रॉ करो, यानी निकालो, ताकि आप जिंदगी भर फाइनेंशियली फ्री रह सको। तो दोस्तों, इस चैप्टर की हम बात करते हैं बिगिनिंग्स। इस दुनिया में पैसा खर्च करना सबसे आसान काम है, लेकिन कमाना बेहद मुश्किल है। इसलिए ये ज़रूरी है कि हम पैसे कमाने के इस आर्ट को समझें और इसके मास्टर बने। अगर इसे हम सीख पाएं तो ज़िंदगी भर पैसों की गुलामी करनी नहीं पड़ेगी। आप शायद बोलें कि अभी तो हम बहुत छोटे हैं, पैसा कमाने के लिए तो पूरी उम्र पड़ी है। हो सकता है आज आपको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना हो, लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम कभी बताकर नहीं आती। हम सब अपनी लाइफ में कभी ना कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस करते हैं। इसलिए क्यों ना हम पहले से ही तैयार करके रख लें। जितना आप सीखते हैं और अगर आप नहीं सीखते, उतना ही लोग आपको बेवकूफ़ बनाएंगे, क्योंकि आज की दुनिया में हर कोई पैसों के पीछे भाग रहा है। आपके पास अगर आज पैसा है तो लोग किसी ना किसी तरीके से आपके पैसे निकलवाने की फिराक में रहेंगे। वो कहानी तो आपने सुनी होगी जो एक मंक यानी संत और एक मिनिस्टर के इर्द गिर्द घूमती है। तो होता क्या है कि मंक और मिनिस्टर बचपन में बेस्ट फ्रेंड होते हैं, फिर दोनों बड़े हो जाते हैं और अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं। दोनों की दुनिया एकदम अलग है। मिनिस्टर एक राजा का एडवाइजर बनता है और शान और शौकत से जिंदगी गुजारने लगता है। वो कीमती कपड़े पहनता है और बढ़िया खाना खाता है। कई साल बाद दोनों पुराने दोस्त फिर से मिलते हैं। मिनिस्टर को अपने दोस्त मंक की हालत पर तरस आता है। वो सूख कर कांटा हो गया था और उसने मैले कुचैले कपड़े पहन रखे थे।
तो मिनिस्टर उसे सलाह देता है कि अगर वो राजा की सेवा करना सीख लेगा तो वो भी ठाठ बाट से रह सकता है, फिर उसे यूं रूखा सूखा खाने की और गरीबी में जीने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मिनिस्टर की बातें सुनकर मंक को जरा भी बुरा नहीं लगा। उसने अपने दोस्त मिनिस्टर से बस इतना कहा, अगर तुम भी रूखा सूखा खाकर खुश रहते तो शायद तुम्हें भी राजा के यहाँ नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इस कहानी के हिसाब से आप क्या हो, मिनिस्टर या मंक? आर्थर ने कॉलिंस तो खुद को मंक समझते हैं। जहां तक उन्हें याद है उन्होंने हमेशा ही फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने की कोशिश किया। हालांकि कॉलिंस का भी ये सपना नहीं रहा कि उसके पास इतना पैसा हो कि वो पैसों में लोटपोट हो जाए। हाँ, पर इतना पैसा जरूर हो कि वो अपनी फैमिली के साथ कंफर्टेबल लाइफ जी सके। ये उनका गोल था, जिसने उन्हें हार्डवर्क के बजाय स्मार्ट वर्क करने के लिए इंस्पायर किया। वैसे आपको बता दें, आर्थर कॉलिंस की लाइफ इतनी भी स्मूथ नहीं थी। उन्हें अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम झेलनी पड़ी। उनके कई डिसीजन बुरी तरह फेल हुए थे, पर उन्होंने अपने फेलियर से काफ़ी कुछ सीखा। उन्होंने कभी गिव अप नहीं किया, बल्कि उन्होंने एनालाइज किया और उससे सीखा। लाइफ में उन्होंने कई अलग अलग जॉब भी की। उनकी लाइफ में एक ऐसा भी वक्त था जब काफ़ी समय तक वो और उनकी वाइफ जॉबलेस थे, लेकिन कॉलिंस पर उनकी पुरानी बातों को याद करके दुखी नहीं होते थे। आपको पता है क्यों? क्योंकि बाद में उन्होंने इतना पैसा कमा लिया था कि अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की, डेब्ट, द अनएक्सेप्टेबल बर्डन। कॉलिंस जब ग्रेजुएट हुए तो उन्होंने अपना पहला क्रेडिट कार्ड मिला था। किसी भी आम आदमी की तरह खुद का क्रेडिट कार्ड देखकर कॉलिंस फूले नहीं समाये थे। वो इसे यूज़ करने के लिए बेहद एक्साइटेड थे, लेकिन बदकिस्मती से क्रेडिट कार्ड का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि इसमें खर्चे का हिसाब रख पाना मुश्किल होता है। इंसान जेब से क्रेडिट कार्ड निकालता है और मनमर्जी की शॉपिंग करता है। तो कॉलिंस भी अपना कार्ड यूज़ करते रहे, बगैर टेंशन लिए कि वो कितनी शॉपिंग कर रहे हैं। तो पहले महीने उन्हें टोटल 3000 पे करने पड़े। बिल में नीचे की साइड में बैंक ने लिखा था मिनिमम पेमेंट ड्यू 100। कॉलिंस को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उन्होंने 3000 की शॉपिंग की थी, जिसके बदले उन्हें महीने के सिर्फ 100 रुपये पे करने थे। और सिर्फ यही नहीं, और भी शॉपिंग कर सकते थे। उन्होंने सोचा, वाह क्या बढ़िया डील है। लेकिन फिर उन्हें अपने पिता के कहे शब्द याद आ गए, अगर कोई चीज़ विश्वास करने लायक से ज़्यादा अच्छी हो तो शायद वो वाकई में अच्छी हो सकती है। बैंक आपका ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं, बड़ी आसानी से ये कहकर कि हर महीने बस 100 रुपये पेमेंट करनी होगी। वो ये बात छुपाते हैं कि इसका क्या अंजाम हो सकता है। तो ऐसा क्या था जो बैंक ने कॉलिंस को नहीं बताया था? यही कि जो पैसे कॉलिंस अब तक चुका नहीं पाए थे, यानी 2900 रुपये, उस पर हर महीने इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। अपने आसपास देख लीजिए, हमें आसानी से ऐसे कई लोग मिल जाएंगे जो कर्जों पर जी रहे हैं। बल्कि ऐसे लोग कम ही मिलेंगे जिनके सिर पर कोई कर्जा ना हो, क्योंकि आज लोन बड़ी नॉर्मल चीज़ हो गई है। डेट यानी उधारी के दम पर ही सही, पर लोग अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ जीना चाहते हैं। लोग बैंक से लोन लेकर अपने शौक पूरे कर रहे हैं, लेकिन अगर आप भी इन लोगों में शामिल हो तो आपको अपनी सोच बदलनी होगी। उधार या लोन लेकर आप कभी भी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कॉलिंस को इस बात में कोई तुक नजर नहीं आती। हाँ, डेट के जरिए आप अपनी परचेजिंग पावर बढ़ा सकते हो, लेकिन असल में उधार लेने का मतलब है कि आप वो पैसा खर्च कर रहे हो जो आपके पास है ही नहीं। और लोन लेने के बाद इंटरेस्ट भी भरना पड़ता है, जो एक तरह से आपकी सारी इनकम खा जाता है। लोन, उधार या डेट का एक और साइड इफेक्ट है कि ये हम पर साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट करता है। इंसान हर वक्त स्ट्रेस में रहता है, क्योंकि उसे यही टेंशन रहती है कि इंटरेस्ट कहाँ से चुकाएं। इंसान अपने खर्चों पर कंट्रोल नहीं कर पाता और बाद में पछताता है। कई बार तो सिचुएशन इस हद तक पहुंच जाती है कि इंसान ये सोच कर पागल हो जाता है कि वो उधार कैसे चुकाएगा। इसलिए जाहिर सी बात है कि कॉलिंस अपने एक्सपीरियंस से आपको यही कहेंगे कि कभी डेट मत लो, जहां तक हो सके लोन या उधार लेने से बचो। लेकिन अगर आपके सिर पर पहले से उधारी है तो कॉलिंस ये सलाह देते हैं कि अपने उधार के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से पे करो।
अब जो हम इंटरेस्ट रेट बताने वाले हैं वो बुक में बताया गया था, पर हमें इंडियन इंटरेस्ट रेट के हिसाब से डिसीजन लेना है। इसलिए इस प्रिंसिपल को समझे, ना कि सिर्फ इंटरेस्ट रेट के नंबर को। अगर आपका डेट 3% से कम है तो मंथली पेमेंट सिस्टम बना लो। हालांकि आपको अपना पैसा इन्वेस्ट करने पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, पर अगर ये 3 से 5% के बीच हो तो वही करो जो आपको कंफर्टेबल लगे। या तो आप डेट पे करो या इसे इन्वेस्ट में यूज़ करो। अगर इंटरेस्ट रेट 5% है तो बेटर होगा कि आप जल्द से जल्द सारा कर्ज चुका दो। सुनने में ये सब कुछ एकदम सिंपल और आसान लगता है ना, लेकिन अगर आपको कभी भी कुछ डाउट हो तो कॉलिंस आपको नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करने के लिए कहते हैं। सबसे पहले अपने सारे उधार का टोटल कर लो कि आपको कितना पैसा चुकाना है। दूसरी चीज़, बेकार के खर्चों पर लगाम लगाओ, सिर्फ वही खरीदो जो ज़रूरी है। घर में खाना बना है तो बाहर से क्यों ऑर्डर करना। इससे आप करीब $20 तक सेव कर सकते हो, जो आपके डेट पे करने के काम आएगा। लोन या उधारी को टालो मत, आज नहीं तो कल आपको उसे चुकाना ही पड़ेगा। तीसरी चीज़, अपने सारे उधार उनके इंटरेस्ट रेट के हिसाब से रैंक में रखो। अपने सारे डेट के लिए जितना मिनिमम अमाउंट पे करना है उसे पे करो और बाकी पैसा सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट वाले उधार के लिए रखो। चौथी चीज़, ये मेथड तब तक रिपीट करो जब तक कि सारा कर्ज उतर ना जाए। ये सुनने में सिंपल लगता है क्योंकि ये वाकई में सिंपल है। हालांकि कर्जा चुकाने के लिए बहुत डिसिप्लिन में रहना होता है। आपको एकदम अपने फालतू के खर्चे कंट्रोल करने होंगे। कई महीने लग सकते हैं, तब जाकर आप इन स्टेप्स को फॉलो कर पाओगे। लेकिन एक बार आपने ऐसा कर लिया तो समझो आपको पैसों का सही इस्तेमाल करना आ गया। आपको फिर ऐसा नहीं लगेगा कि पैसा आपके हाथ में टिकता ही नहीं है। उसके बाद जाकर आप इन्वेस्टमेंट पर फोकस कर सकते हो। आगे बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की, हाउ टू थिंक अबाउट मनी। FU मनी का फंडा कॉलिंस और उनकी फैमिली के बड़े काम आया जब वो और उनकी वाइफ एकदम जॉबलेस थे। FU मनी को कॉलिंस एक्स्ट्रा मनी कहते हैं। इसकी शुरुआत तभी से हो गई थी जब वो एक यंग प्रोफेशनल हुआ करते थे। उन्हें काम करते हुए 1-2 साल हो चुके थे और जब वो यूरोप जाना चाहते थे। असल में कॉलिंस को ट्रैवलिंग का बड़ा शौक था और वो अपनी रूटीन लाइफ में कुछ दिनों का ब्रेक लेना चाहते थे। इसलिए उन्होंने अपने जॉब से 6 हफ्ते की छुट्टी मांगी। वो जानते थे बॉस मना कर देगा, इसलिए उन्होंने ये तब तक कह दिया कि ये छुट्टियां अनपेड होगी। तो भी उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जानते हैं कि कॉलिंस ने बॉस से क्या कहा। उसने उन्हें छुट्टी देने से साफ मना कर दिया। फिर क्या था, कॉलिंस ने उसी वक्त रिजाइन कर दिया। उनके पास इतना पैसा तो था ही कि वो FU मनी बोल सकते थे और जो मन में आए वो कर सकते थे, यानी ट्रैवलिंग जो उनका शौक था। FU मनी बेसिकली वो पैसा है जो आप सेव करते आए हैं, तो आप इस पैसे का जो मर्जी हो कर सकते हैं। जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, कॉलिंस अपने FU मनी को इन्वेस्टमेंट में लगाने लगे। उनका पैसा साल दर साल बढ़ता गया। कॉलिंस काफ़ी सिंपल लाइफ जीते हैं, इसलिए उनके खर्चे भी कम थे। लेकिन इसी FU मनी ने उन्हें फाइनेंशियल फ्रीडम दी, तभी तो वो जॉब छोड़ने का डिसीजन ले पाए। अगर उनके सारे खर्चे सिर्फ जॉब पर डिपेंडेंट होते तो शायद उनके जॉब छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बाद में इसी फाइनेंशियल फ्रीडम की वजह से वो अर्ली रिटायरमेंट भी ले पाए। तो अपने FU मनी के लिए आपको सबसे पहले पैसे को लेकर अपनी सोच और नज़रिया बदलना होगा। कोई भी एक पेपर बिल लो जो अभी आपके पास है, इसे टेबल पर रखो और देखो। अब बताओ इस बिल का आपके लिए क्या मतलब है। आप इससे कोई फैंसी डिनर कर सकते हो या अपने डॉग के लिए डॉग बेड या फिर किसी और चीज़ में भी आप इसे खर्च कर सकते हो, क्योंकि पैसा खर्च करना कोई बड़ी बात नहीं है, पर कुछ ही तरीके हैं जिससे आप इसका सही इस्तेमाल कर सकते हो। माइक टायसन दुनिया के बेस्ट और सबसे अमीर बॉक्सर थे। वो एक महीने में करीब $4 लाख खर्च करते थे। उन्हें महंगी चीज़ों का शौक था और वो इतनी फैंसी लाइफस्टाइल जीते थे जो शायद कई लोगों के लिए सिर्फ एक सपना हो। लेकिन इतना पैसा कमाने के बावजूद बाद में माइक टायसन
का दिवालिया हो गया। चाहे आपके पास दुनिया भर का पैसा हो, तो भी बगैर फाइनेंशियल प्लानिंग के हिसाब से खर्च करते रहोगे तो शायद बाद में कौड़ी कौड़ी के मोहताज हो जाओगे। माइक टायसन अकेले नहीं है जिन्हें पैसों की कदर करनी नहीं आई। ये आपके साथ भी हो सकता है, लेकिन आपको पैसों के बारे में सोचना क्यों चाहिए? सिर्फ खर्च करने की चीज है। सबसे पहले तो ये दिमाग से निकाल दो कि पैसा सिर्फ खर्चे करने की चीज़ है। पैसा आपको और ज़्यादा पैसा कमा कर दे सकता है। जब भी आप खर्च करो, याद रखो कि जो पैसा खर्च हुआ है अब कभी लौट कर नहीं आएगा। इसलिए सोच समझकर उन्हीं चीज़ों पर खर्च करो जो बेहद ज़रूरी हो। दूसरी चीज़, हमेशा अपॉर्चुनिटी की कॉस्ट कंसीडर करो। मान लो आपको 2 लाख में एक कार लेनी है। कॉलिंस उम्मीद करते हैं कि आप कार खरीदने का मतलब जानते होंगे। अगर आप 2 लाख खर्च करते हैं तो इसका मतलब बैंक में आपके 2 लाख कम हो गए। लेकिन साथ में उस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का भी ध्यान रखो जो ये अपने साथ लेकर आती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेसिकली वो पैसा है जो आप दूसरी चीज़ों पर खर्च करते हैं। जैसे आपने कार खरीद ली तो आपके उस पैसे को इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट खत्म हो गई। लेकिन अगर आप यही 2 लाख कहीं इन्वेस्ट कर देते हो तो क्या होता है? अगर आपको कार खरीदने के बदले ये आइडिया आता है कि उस पैसे से आप और पैसा कमा सकते हो। वैनगार्ड की टोटल स्टॉक मार्केट इंडेक्स वो जगह है जहां आप पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। इंडिया में VTSAX की जगह निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है जहां हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अब से हम जितनी बार भी VTSAX बोलते तो समझ लीजिए कि इंडिया के हिसाब से NIFYT निफ्टी 50 इंडेक्स फंड होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे आपका पैसा हर साल 8 से 12% के हिसाब से ग्रो करेगा। तो मान लो आपने 2 लाख इंडेक्स फंड में लगाए, 8% के हिसाब से आपके यही 2 लाख आपको साल भर में 16,000 कमा कर देंगे। यानी गौर से देखो तो असल में कार आपको 2,16,000 की पड़ रही है। साथ ही ये मत भूलो कि 2 लाख की इन्वेस्टमेंट एनुअली ग्रो करती रहेगी। अब आप डिसाइड कर लो, आप नई कार खरीदना चाहेंगे या ये पैसा इन्वेस्ट करना चाहेंगे। तीसरी चीज, इन्वेस्टमेंट को अलग नजरिए से देखना शुरू करो। फेमस बिजनेसमैन वॉरेन बफेट ने दर्जनों इन्वेस्टमेंट की है। 2008 में उन्हें करीब $25 बिलियन का नुकसान हुआ था। वो इसलिए क्योंकि उस वक्त मार्केट एकदम से नीचे चला गया था। लेकिन ये सब तो होता रहता है। स्टॉक्स कभी ऊपर चढ़ते हैं तो कभी नीचे गिरते हैं। 2008 में वॉरेन की नेटवर्थ जो पहले 62 बिलियन की बात हो रही है यहाँ, 62 बिलियन थी, उससे घटकर 37 बिलियन रह गई थी। पर वॉरेन इससे जरा भी नहीं घबराए। इस तरह की सिचुएशन के लिए वो तैयार रहते हैं, बल्कि वो नए स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते रहे। और जब मार्केट रिकवर होने लगी, जैसा कि हमेशा होता रहा है, उनकी इन्वेस्टमेंट भी रिकवर हुई। आपको अपने इन्वेस्टमेंट को उस तरह से लेने की ज़रूरत है जैसे वॉरेन बफेट लेते हैं। इसे आसानी से समझने के लिए मान लो कि आप एक रेस्टोरेंट चलाते हैं। तो बिजनेस में ऐसा भी होता है, जब एक भी कस्टमर नहीं आता तो किसी दिन कस्टमर की भीड़ लगी रहती है। किसी भी मार्केट में अप डाउन चलता रहता है। बस ध्यान इतना रखना है कि जिस भी कंपनी के स्टॉक्स आप लो वो एक स्ट्रॉन्ग कंपनी हो, यानी एक ऐसी स्टैब्लिश्ड कंपनी जो कभी दिवालिया नहीं होगी। आगे बात करते हैं अगले चैप्टर की। देयर इज अ मेजर मार्केट क्रैश कमिंग एंड इवन फेमस इकोनॉमिस्ट कांट सेव यू। स्टॉक मार्केट के बारे में कई तरह की अफवाहें हैं। लोग अलग अलग थ्योरी और राय देते रहते हैं और ये सारी बातें किसी भी मन में स्टॉक मार्केट को लेकर एक डर पैदा करती हैं, खासकर उसके लिए जिन्हें इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है। तो कॉलिंस आपको स्टॉक मार्केट की जानकारी कुछ इस तरह से देते हैं। सबसे पहली बात, मार्केट क्रैश एक ऐसी चीज़ है जो अवॉइड नहीं की जा सकती। कई बार लोगों को इसका अंदाज़ा हो जाता है और कई बार नहीं भी होता है। कई बार मार्केट क्रैश होकर बिल्कुल गिर जाता है
इस पर किसी का कंट्रोल नहीं है। अगर कंट्रोल होता तो दुनिया में सारे लोग इन्वेस्टर न बन जाते। दूसरी चीज़, ये हमेशा याद रखो कि मार्केट रिकवर जरूर करेगा, हमेशा करता आया है। मार्केट क्रैश होने पर कभी अपने सारे स्टॉक्स एक साथ मत बेचो। ये डिसीजन आपको उन लोगों से अलग करेगा जो अपनी इन्वेस्टमेंट में सारा पैसा खो देते हैं। इसलिए आपको सीखना होगा कि क्रैश को कैसे हैंडल करना है। तीसरी चीज़, मार्केट हमेशा ऊपर जाता है, इसलिए इन्वेस्टर्स की जर्नी काफ़ी अप डाउन से भरी रहती है, लेकिन इतना रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। कई बार मार्केट महीनों या साल भर तक डाउन रहता है, पर टेंशन ना ले, कभी ना कभी तो ये ऊपर जाएगा ही। चौथी चीज़, एक बार इन्वेस्ट कर लिया तो ये नहीं कि आप सीखना छोड़ दो, हमेशा एक्सपर्ट की सुनो, स्टॉक मार्केट को रीड करना सीखो। बात स्टॉक मार्केट की तो हमेशा अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, लेकिन साथ ही अपनी इमोशनल स्किल भी डेवलप करो। जब आपको कोई इन्वेस्टमेंट ऑफ लगे तो ध्यान दो, यानी दूसरे शब्दों में कहो तो हमेशा अपनी इंस्टिंक्ट की सुनो, आपका मन क्या चाहता है। मान लो आपने इन्वेस्टमेंट करने का मन बना लिया है तो आपको उतार चढ़ाव भी एक्सेप्ट करने होंगे। ये फैक्ट है कि नुकसान होने पर काफ़ी दुख होता है, अपने स्टॉक्स को नीचे गिरते देखना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ठीक है, स्टॉक मार्केट एक रिस्की बिजनेस है। उम्मीद मत छोड़ो, आज नहीं तो कल मार्केट रिकवर करेगा, इसलिए कभी हौसला मत हारो। आगे बात करते हैं अगले चैप्टर की, वाई मोस्ट पीपल लूज मनी इन द मार्केट। जैसा पहले बताया गया है कि पैसा खो देना इन्वेस्टमेंट का एक पार्ट है। अगर आपको ये बर्दाश्त नहीं है, बेहतर है कि आप इन्वेस्ट करने का आइडिया अपने दिमाग से निकाल दें। लेकिन कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे नुकसान होने के चांस कम हो सकते हैं। तो पेश है कॉलिंस की गाइडलाइन जो आपको फॉलो करनी चाहिए। पहली बात, मार्केट में एंटर करने का कोई राइट टाइम नहीं होता है। क्या आपके माइंड में भी कुछ इस तरह की बातें आती हैं जैसे कि इन्वेस्ट तभी करो जब मार्केट हाई हो, तो जब मार्केट लो होता है तो आप इन्वेस्टिंग अवॉइड करते हो, जब मार्केट क्रैश होता है तो आप घबराकर अपने सारे स्टॉक्स बेच देते हो। लेकिन आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है। मार्केट में इन्वेस्ट करने का कोई राइट टाइम नहीं होता है। मार्केट अगर लो है तो अपने स्टॉक्स होल्ड करके रखो, बेशक आपको कम रिटर्न मिलेंगे। दूसरी बात, ये मत सोचो कि आप इंडिविजुअल स्टॉक्स ले सकते हो, आपको विनिंग स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करना है। लेकिन ये पता करना नामुमकिन है कि कौन सा स्टॉक अच्छा परफॉर्म करेगा। हाँ, ऐसा भी होता है जब आपको बेहद कम रिटर्न मिलता है, लेकिन इससे निराश होने की ज़रूरत नहीं है। नफ़ा नुकसान तो इन्वेस्टिंग में लगा ही रहता है। तीसरी चीज़, बियर पर फोकस करो, उसके डॉग पर नहीं। आप जब बियर पीते हो तो एक ट्रिक है कि बियर को ग्लास में कैसे डालें। जब आप ग्लास की साइड से बियर डालते हो तो झाग नहीं आता, पर आप ग्लास के सेंटर में तेजी से बियर डालोगे तो आपका ग्लास झाग से भर जाएगा। स्टॉक मार्केट में इस एग्जाम्पल को एक कहावत की तरह यूज किया जाता है। बियर मार्केट का एक्चुअल कोर है, आपका सारा फोकस और टाइम यहीं पर होना चाहिए। झाग पीछे का शोर है, ये मीडिया को दिखाता है जो मार्केट को लेकर अफवाहें फैलाते हैं। ये वो लोग हैं जो महंगे बिजनेस सूट पहनकर एक दूसरे पर चिल्लाते रहते हैं, यानी स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, इसे एक ड्रामे की तरह पेश करते हैं। आगे बात करते हैं अगले चैप्टर की, कीपिंग इट सिंपल, कंसिडरेशन एंड टूल्स। कॉलिंस का मानना है कि सिंप्लिसिटी इज गुड, सिंपल एंड प्रॉफिटेबल। सादगी अच्छी और आसानी और फायदेमंद होती है। ये ज़रूरी नहीं है कि हम इन्वेस्टमेंट को एक पेचीदा और डराने वाली चीज़ बना दें। इन्वेस्टिंग की फील्ड में आप जैसे नए लोगों को इन 3 बातों और 3 टूल्स के बारे में ज़रूर जानना चाहिए। ये हैं वो 3 चीज़ें जो आपको कंसीडर करनी चाहिए। पहली, अभी आप अपने इन्वेस्टिंग लाइफ के कौन से स्टेज पर हो? क्या आप पैसे कमाने के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं या अपनी वेल्थ को बचाने के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं? दूसरी चीज़, आप कितना रिस्क लेने के लिए तैयार है? और तीसरी चीज़, आपकी इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है? ये तीनों कंसिडरेशन आपस में जुड़ी हुई हैं। आप कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करेंगे, ये चीज़ आपके लेवल ऑफ रिस्क टेकिंग को इफ़ेक्ट करेगी, और इन्वेस्टिंग का आपका मकसद भी बाकी दोनों बातों को इफ़ेक्ट करता है। आप इन सवालों के जवाब दें, उससे पहले कॉलिंस आपको इन पॉइंट्स पर गौर करने के लिए कहते हैं।
सेफ्टी की कोई गारंटी नहीं है। कॉलिंस ये बार बार रिपीट करते हैं क्योंकि लोग उतार चढ़ा के नाम से ही घबरा जाते हैं। लेकिन अगर आपको सच में अपना पैसा ग्रो करना है तो आपको रिस्क भी उठाने होंगे। एक और पॉइंट है जिस पर आपको गौर करना होगा, वो है FU मनी अहम होता है। अगर आप ये पढ़ रहे हो तो ये सिग्नल है कि आप अभी ये FU मनी के लिए सेव करना स्टार्ट कर दो। फ्यूचर में क्या होगा कोई नहीं जानता, हो सकता है कल आपकी जॉब चली जाए या कोई पर्सनल इमरजेंसी आ जाए, इसलिए आपको हमेशा तैयार रहना होगा। अगर आपके पास इन तीनों सवालों के जवाब हैं तो अब समय है कि हम इन 3 टूल्स की बात करें। ये तीनों टूल्स आपको अपना पोर्टफोलियो बनाने में मदद करेंगे। आपका पोर्टफोलियो आपके अलग अलग इन्वेस्टमेंट के लिए एक अम्ब्रेला टर्म की तरह है। कॉलिंस इसे जितना हो सके उतनी आसानी से समझाने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि ये टूल्स सुनने में काफ़ी भारी भरकम लग सकते हैं। ये टूल्स हैं स्टॉक्स, बॉन्ड और कैश। स्टॉक्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छे हैं। अगर आप राइट स्टॉक चूज करते हो तो आपको बेस्ट रिटर्न ही मिलेंगे। स्टॉक्स अच्छे इन्फ्लेशन हेज की, यानी कि स्टॉक की वैल्यू थोड़ी कम या ज़्यादा हो सकती है पर सालों बाद भी ऑलमोस्ट सेम रहेगी। बॉन्ड्स बेसिकली वो पैसा है जो आप किसी को भी उधार पर दे रहे हो। अब ये उधार चाहे गवर्नमेंट को दो या किसी कंपनी को, आप उन्हें पैसा लोन पर देते हो और बदले में वो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ पैसे पे करते हैं। ये डिफ्लेशन हेज की तरह एक्ट करता है। दूसरे शब्दों में कहें तो चाहे इकॉनमी डाउन हो या अप हो तो भी आपका पैसा सेव रहेगा। डिफ्लेशन के टाइम पर कैश होना अच्छा होता है। जितना प्राइस ड्रॉप होगा उतना ही आप अपना कैश यूज़ कर पाओगे। लेकिन अगर प्राइस बढ़ते हैं तो आप कैश से ज़्यादा कुछ नहीं खरीद पाओगे। कॉलिंस ने नोटिस किया है कि कैश में इन्वेस्ट रेट और इंटरेस्ट रेट कम होता है, इसलिए वो अपने रीडर्स को यही सजेस्ट करते हैं कि कम से कम कैश अपने पास रखें। कैश तब आपको प्रॉफिट देगा जब आप इसे कहीं इन्वेस्ट करेंगे। आगे बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की। इंडेक्स फंड्स आर रियली जस्ट फॉर लेजी पीपल, राइट? इंडेक्स फंड के बारे में कई तरह की अफवाहें हैं। अब आपको, क्योंकि ये बेसिक इनकम का जरिया है, इंडेक्स फंड के बारे में कई तरह की अफवाहें हैं। अब क्योंकि ये पैसिव इनकम का जरिया है तो कई लोग इसे उतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते, लेकिन इंडेक्स फंड सच में अच्छी चीज़ है। इंडेक्स फंड यानी किसी भी इंडेक्स में हर स्टॉक खरीद कर रख लेना, और आप ऐसा इसलिए करते हो क्योंकि जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि आप हर टाइम कोई विनिंग स्टॉक नहीं ले सकते, इसलिए हम ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं जो हमारी देश के मार्केट में सही प्रॉफिट दे रहे हो। इंडेक्स फंड रीजनेबल लगते हैं, है ना, लेकिन कई लोगों को ये पसंद नहीं है। वो इसलिए क्योंकि स्मार्ट लोगों को लगता है कि ये उनके लेवल के नीचे की चीज़ है। स्मार्ट लोग सोचते हैं कि इन्वेस्टिंग का मतलब है मार्केट को आउट स्मार्ट करना, यानी ऐसे लोगों को लगता है कि वो राइट स्टॉक्स पर इन्वेस्ट करके ज़्यादा प्रॉफिट कमा लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। स्टॉक मार्केट दुनिया की सबसे ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल जगह है जहाँ कब क्या बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। तो स्मार्ट चॉइस यही है कि किसी भी एक इंडेक्स के हर तरह के स्टॉक्स खरीद लीजिए। कुछ लोगों को ये बात हजम नहीं होगी, तो आप सिर्फ उन्हीं स्टॉक्स तक सीमित रहो जो आपके देश के इंडेक्स में अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हो, है ना। एकदम इजी और सिंपल। इंडेक्स फंड्स को आप वेल्थ बढ़ाने और उसे सेव करने के लिए यूज़ कर सकते हो। कॉलिंस वेल्थ एक्यूमुलेटिंग यानी पैसों को जमा करना या उसे बढ़ाने को द वेल्थ एक्यूमुलेटिंग पोर्टफोलियो कहते हैं, और वेल्थ प्रिजर्वेशन को द वेल्थ प्रिजर्वेशन पोर्टफोलियो। द वेल्थ एक्यूमुलेशन पोर्टफोलियो उन्हें अपनी बेटी को तब सजेस्ट किया था जब उसने इन्वेस्टिंग करनी शुरू की थी। इस पोर्टफोलियो में आपको अपना पैसा मार्केट इंडेक्स फंड में लगाना है, जैसे कि VTSAX। VTSAX का US के लगभग हर कंपनी में शेयर है। कॉलिंस की बेटी अपना सारा पैसा VTSAX में ही लगाती है, यानी अपने देश के लगभग हर बिजनेस में
उसका भी एक हिस्सा है और टाइम के साथ साथ उसका इन्वेस्ट किया पैसा ग्रो करता जाएगा। कॉलिंस ने भी 1975 में यही किया था। उन्होंने $1 लाख VTSAX में इन्वेस्ट किया, जिसकी एनुअल ग्रोथ रेट 11.9% और 2015 तक उसका पैसा बढ़कर 15,15,05,420 हो गया था। तो ये है पैसिव इनकम का जादू। लेकिन अगर आपको द वेल्थ प्रिजर्वेशन पोर्टफोलियो में इंटरेस्ट हो तो, क्योंकि कॉलिंस जब रिटायर होने वाले थे तो उन्होंने यही किया, क्योंकि उन्होंने पैसा कमा लिया था तो वो उसे प्रिजर्व करने इंक्रीज करना चाहते थे। तो उन्होंने एक और इंडेक्स फंड ऐड किया। उन्होंने एक बार फिर अपनी कंट्री की मार्केट को रेफरेंस के तौर पर यूज़ किया। वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे थे। उन्होंने डबल और ट्रिपल भी इन्वेस्ट किया। कॉलिंस कहते हैं कि आप अपना पैसा कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करेंगे ये आपके ऊपर है, लेकिन अगर आपको रेफरेंस चाहिए तो यहाँ आप देख सकते हैं कि उन्होंने अपना पोर्टफोलियो कैसे बनाया था। उन्होंने 75% पैसा स्टॉक्स में डाला था, जैसा कि पहले बताया गया। ये एक अच्छा इंफॉर्मेशनल हेज है। 20% पैसा बॉन्ड में लगाया। बॉन्ड का मतलब है कि हम कंपनियों को उधार देते हैं, जिसके बदले में वो हमें एक कागज़ यानी एक सर्टिफिकेट देते हैं कि वो कुछ सालों के बाद हमें पे करेंगे। ये लगभग बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट यानी FD की तरह है, लेकिन उससे थोड़ा सा ज़्यादा रिस्की है। एनीवे, अगर कभी स्टॉक्स डाउन भी हो जाए तो ये एक अच्छा क्यूशन है जो आपको बचाता है। लास्ट में 5% पैसा लोकल बैंक में रख दिया। तो अगर आप अपने पैसों का सिर्फ 4% भी विड्रॉ करते हो तो भी आपको कोई टेंशन नहीं होगी। आपका पोर्टफोलियो हमेशा ग्रो करता रहेगा। आपके रिटर्न और इंटरेस्ट ही इतने होंगे कि आपकी बाकी की ज़िंदगी मज़े से गुजर सकती है। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं इस समरी के कंक्लूजन तक। तो सबसे पहले आपने इस समरी से सीखा कि अमीर बनना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है जो अचीव ना की जा सके। बस आपको पैसों के साथ अपना रिलेशनशिप चेंज करना है। आपको एक मंक की तरह सिंपल लाइफ जीनी होगी। इससे आपको वो फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगी जो आप चाहते हो। दूसरी चीज़ जो आपने सीखी वो ये कि एक अच्छी लाइफ जीने के लिए कोई उधार या लोन लेने की ज़रूरत नहीं है। फाइनेंशियल फ्रीडम, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होने की सबसे बड़ी निशानी है कि आपके ऊपर कोई उधार ना हो। अगर है भी तो आपने सारे कर्ज चुका दीजिए। आप चाहे तो इंटरेस्ट रेट में पेमेंट कर सकते हो और रेट जितना ज़्यादा होगा उतनी जल्दी आप पे कर पाओगे। तीसरी चीज़, आपने पैसों को लेकर एक न्यू माइंड सेट के बारे में पढ़ा। पैसा सिर्फ खर्च करने की चीज़ नहीं है, बल्कि आपका पैसा आपको और ज़्यादा पैसा कमा कर दे सकता है। इसके लिए आपको सही ढंग से सही जगह पर इन्वेस्टिंग करनी होगी। चौथी चीज़ आपने सीखी कि स्टॉक मार्केट से डरने की ज़रूरत नहीं है। बेशक स्टॉक मार्केट हमेशा एक जैसा नहीं रहता, इसमें रोज़ नए उतार चढ़ाव आते हैं। तो जब स्टॉक की वैल्यू डाउन हो तो घबराइए नहीं, पेशेंस से काम ले। अपने स्टॉक को होल्ड करके रखें। मार्केट जब रिकवर करेगा तो आपके स्टॉक के प्राइस भी ऊपर जाएंगे, क्योंकि हमेशा यही होता है। अप एंड डाउन स्टॉक मार्केट का एक ट्रेंड है। पांचवी चीज़ जो आपने सीखी वो थी बातें और 3 टूल्स जो आपको इन्वेस्टमेंट में हेल्प करते हैं। इन्वेस्ट करते टाइम आपका पर्पस ध्यान में रखो और टूल्स के लिए बेसिक इन्वेस्टर्स के पास है ये चीज़ें होनी चाहिए: स्टॉक्स, बॉन्ड और कैश। छठी चीज़ आपने सीखा कि इंडेक्स फंड क्या होता है और वो क्यों इम्पोर्टेंट है। इंडेक्स फंड इन्वेस्टर्स के लिए पैसिव इनकम की तरह काम करते हैं। इंडेक्स फंड्स यानी ऐसे स्टॉक्स लेना जो मार्केट में अच्छे हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो इंडेक्स फंड में पैसा जरूर लगाएं। सातवीं चीज़ आपने सीखा कि कैसे अपने पैसे को ठीक से बांटा जाए। ये आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है, पर इसका एक फॉर्मूला है: 75% स्टॉक में डालो, 25% बॉन्ड में और बाकी 5% बैंक में। इसके अलावा मनी एक्यूमुलेशन फेज में हमें अपनी एनुअल एक्सपेंसेस का कम से कम 25 गुना इकट्ठा करना है। इसके लिए हम अपने पैसों को ग्रो कर सकते हैं इंडेक्स फंड में। अगर हम अपनी इनकम का 50% हर महीने इंडेक्स फंड में डालते हैं तो ऑथर के हिसाब से हम 11.5% साल में फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं।
एक बार हमने फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर ली, यानी 25 टाइम एनुअल एक्सपेंसेस का इकट्ठा कर लिया, तो उसके बाद हम अपने पैसों को डिवाइड कर सकते हैं 75 इंडेक्स फंड में, 20% बॉन्ड में और 5% कैश में। अब अगर हम 4% पैसे विड्रॉ भी करते रहेंगे तो भी मोस्ट प्रोबेबली हमारे पैसे कभी ख़त्म नहीं होंगे, क्योंकि जितने हम विड्रॉ करते रहेंगे उससे ज़्यादा इंडेक्स फंड से ग्रो करता रहेगा। अब तो आप समझ चुके होंगे कि अमीर बनने का रास्ता कहाँ से शुरू होता है। इन सारी बातों को ठीक से समझकर अपने दिमाग में बिठाइए, क्योंकि इस बुक के ऑथर अपने रीडर्स के लिए यही चाहते हैं कि उनकी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्मूथ चले और उसमें उतनी प्रॉब्लम ना आए जितनी कॉलिंस को फेस करनी पड़ी थी। तो दोस्तों, यहाँ पर ये समरी खत्म होती है। आपको ये समरी कैसी लगी यह आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आगे आप कौन सी समरी सुनना चाहते हैं ये भी हमें बता सकते हैं। रखिए अपना खूब सारा ध्यान। तब तक के लिए जय हिंद।